हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी और मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर क्लास पढ़ाऊंगा। आज आपका पहला है, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। और आपका जो थर्ड कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंध नेतृत्व एवं प्रबंधन, शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन यानी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मैं उसको पढ़ाऊँगा आपको। तो आज आपकी पहली क्लास है तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज के समय में इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं और घर बैठे आपको शिक्षा मिल रही है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो आपको शिक्षा आराम से देने का प्रयास हम लोग इस तकनीकी के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इन तकनीकी के माध्यमों का भरपूर लाभ उठाएंगे और कहीं ना कहीं अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हमारी भी आशा रहेगी कि हम आपको अच्छे से आपको शिक्षण कार्य को संपादित करें और आपके आवश्यकताओं की पूर्ति हम इन तकनीकों के माध्यम से करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला चैप्टर आपका है लीडरशिप। तो अब आते हैं और बताते हैं कि लीडरशिप यानी नेतृत्व है क्या। तो नेतृत्व यानी लीडरशिप, नेतृत्व में नेता अपने सहयोगियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है। आप समझ रहे, नेता को जो नेतृत्व काम जो होता है वह कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों के व्यवहार को जो है वह कहीं ना कहीं परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले आते हैं और ये समझते हैं कि नेतृत्व शब्द का अर्थ क्या होता है। तो नेतृत्व शब्द का जो अर्थ होता है वो नियते अनेन यानी जो संस्कृत भाषा के नियतेन अनेन से आया है। तो उसका तात्पर्य होता है दूसरों को ले जाने की क्षमता। मेरी बात को कायदे से समझिएगा, फॉलो करिएगा, देखिएगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट को आप क्लियर कर दूंगा इस चीज को कि नियते अनेन यानी दूसरों को ले जाने की क्षमता रखना, यानी ऐसा गुण उस व्यक्ति के अंदर है जो दूसरों को आगे की ओर ले जाने का प्रयास करता है या ले जाने का गुण रखता है। आप समझिए, आप यानी नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, जो नेतृत्व होता है यानी किसी को आगे ले जाने का कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं हिंदी में नियतेन अनेन यानी दूसरों को ले जाने की क्षमता रखना, जिसको बोलते हैं नेतृत्व। इसका अर्थ होता है नेतृत्व। अब नेतृत्व शब्द जो है वो अंग्रेजी के में उसको लीडर बोलते हैं, लीडरशिप। तो ये आया कहाँ से? तो ये जो शब्द आया है वो अंग्रेजी के लीडर शब्द से आया है। अंग्रेजी में इसको लीडर बोलते हैं और लीडर शब्द का अर्थ होता है अग्रसर करना यानी किसी काम को आगे बढ़ाना। यानी लीडर का अर्थ होता है हिंदी में, इंग्लिश में लीडर का अग्रसर करना यानी हु लीड्स, कौन लीड कर रहा है आगे की ओर। अतः लीडर का जो काम होता है वह होता है नायक की तरह, यानी किसी नायक की तरह आगे बढ़कर किसी कार्य को करना। तो उसका दूसरा अर्थ होता नेता। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे जो मैं आपको बताना चाहता था। नेता, तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को हम नेता कहते हैं। अगर आज आप किसी को नेता कह देंगे तो चिढ़ जाता है, वो सोचता है मेरा माखौल उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति नेतृत्व की क्षमता रखता है यानी समूह को आगे ले जाने की क्षमता रखता है उसको हम नेता कहते हैं और नेता ही नेतृत्व करता है। इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में हम उस व्यक्ति को कभी कभी नेता कह देते हैं। नेता क्यों कहते हैं कि नेता बने हो क्या? तो नेता बने का मतलब क्या है? यानी किसी काम को आगे बढ़कर वो किसी कार्यों को करता है या समूह के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो जब वो समूह के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है तो इसका मतलब वो नेता है, उस दल का मुखिया है, नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर है। यानी
लीडरशिप उसके अंदर है। तो इन दोनों को अर्थ को भली बात समझिए कि लीडर का मतलब होता है अग्रसर करना या नायक या नेता, और जिसका काम होता है मार्ग को प्रदर्शक यानी मार्ग को दिखाना, यानी उस मार्ग पर चलना, जिसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक यानी मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति। वह व्यक्ति जो अकेला आगे बढ़ता है और समूह को ले चलता है, तो बोलते हैं समूह का वो क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, यानी उस समूह का वो क्या है, लीडर है। और लीडर कार्य क्या है, किसी भी चीज को आगे की ओर ले जाना, अर्थात जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाकर जिसमें आदर्श व्यवहार की क्षमता हो आगे ले जाने का प्रयास करता है, वह नेता कहलाता है। इस प्रकार नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। अब समझिए इस बात को कि नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है, यानी व्यक्ति के अंदर जो व्यवहार करने की क्षमता होती है, नेता कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन कर देता है या परिवर्तित कर देता है, यानी प्रभावित करने का गुण एक लीडर रखता है, जिसको बोलते हैं हम नेता। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में आपको? अब आगे चलते हैं इसी संदर्भ में एक परिभाषा ले लेते हैं कूटज एंड डोनल के अनुसार। तो कूटज एंड डोनल ने कहा था कि नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। फिर सुनिए बात को, नोट कर लीजिए इसको, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए आप। हम जो भी आपको पढ़ाएंगे, जो भी आपको ब्लैक बोर्ड पे होगा, मैं कॉमन चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ। और इस बात का ध्यान दीजिए कि जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तभी उसके नंबर मिलते हैं। दो ऑथर के को तो आपको एक्सप्लेन करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको इस बात पे ध्यान देना है कि हमको नंबर निकालने हैं एग्जामिनर की जेब से, तो उसके लिए अपनी बातों को अपने ढंग से ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे कि वो प्रभावित हो। तो जब भी कभी किसी परिभाषा की बात होगी, तो कभी किसी नेतृत्व की बात आएगी या कभी किसी को परिभाषित करना होगा, तो दो परिभाषा आपको देनी है और शिक्षाविदों के नाम लिखने हैं। तो आते हैं पॉइंट पे, यानी कूटज और डोनल ने बहुत अच्छी बात कही थी कि नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता है। अब हम आते पॉइंट पे कि लोग कहते नेता हो क्या, तो नेता की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमें किसी गोल यानी लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं, जब उसकी प्राप्ति होती है, तो हमें एक ऐसे लीडर की आवश्यकता होती है जो समूह को आगे ले चलने की क्षमता रखता हो। यानी इस परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, यानी किसी भी नेतृत्व की प्राप्ति के लिए हमें अच्छे कुशल नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं दूसरी परिभाषा लेते हैं आल्फोर्ड व बीटी के अनुसार। आल्फोर्ड व बीटी के अनुसार नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक, नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक तथा बिना किसी दबाव के समूह से कोई भी वांछित कार्य करवाया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट चीज है, यानी नेता का प्रभावशीलता देखिए आप कि आल्फोर्ड ने कितना प्रभावशील व्यक्तित्व उसको करार दिया है कि नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक तथा बिना किसी दबाव के समूह से कोई भी वांछित कार्य करवाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेतृत्व, यानी नेता या नेतृत्व। यानी समूह के किसी व्यक्ति से हम किसी कार्य को स्वेच्छापूर्वक एक बात से करवा सकते हैं, वो स्वेच्छापूर्वक उस कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, यानी ये गुण उस नेता के अंदर होता है, यानी उसको बातों पे एक आवाज़ पर लोग कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप, यानी नेतृत्व के प्रकार। तो सबसे पहला आता है कि
पद पर आधारित नेतृत्व, यानी नेतृत्व को हम एक तरह से देखें तो अलग अलग ढंग से वर्गीकृत कर सकते हैं और कौन कौन से गुण के आधार पर हम लीडरशिप को प्रकार में या वर्गीकरण कर सकते हैं क्षमता के आधार पर। तो पहला पॉइंट है पद पर आधारित नेतृत्व, दूसरा है व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व और तीसरा है कार्यों पर आधारित नेतृत्व। यानी नेतृत्व की भी क्षमता जो होती है अपने अपने कार्यों के आधार पर उनकी क्षमताएं सिद्ध होती हैं, नेतृत्व के प्रकार सिद्ध होते हैं, यानी नेतृत्व के प्रकार बनाए जाते हैं कि किस प्रकार से हम नेतृत्व का प्रकार को बना सकते हैं, यानी किन व्यक्तियों में कौन कौन से गुण के आधार पर हम उनको निम्न श्रेणियों में रख सकते हैं। बात समझेंगे? तो आते हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो सबसे पहला पद है पद पर आधारित नेतृत्व। तो पद पर आधारित नेतृत्व से तात्पर्य यह है, इसको नोट कर लीजिए आप जो मैं बोल रहा हूं, पद पर आधारित नेतृत्व से तात्पर्य है कि ऐसे नेतृत्व में ऐसे व्यक्ति को नेता चुना जाता है। फिर सुनिए, इस नेतृत्व में ऐसे व्यक्ति को नेता चुना जाता है जो किसी पद पर कार्यरत होता है। वह व्यक्ति संस्था के प्रत्येक गतिविधि का नेतृत्व करता है। वह व्यक्ति संस्था के प्रत्येक गतिविधि का नेतृत्व करता है और सबको निर्देश देने का कार्य उसका उत्तरदायित्व होता है और सबको आदेश देने का कार्य उसका उत्तरदायित्व होता है। बात को समझिए, मतलब नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है किसी पद पर कार्यरत होता है, यानी पद, इस बात को समझिए, यानी पद महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति कुछ ही ऊंचे पद पर होता है तो स्वाभाविक रूप से लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसके आदेश को मानते हैं, उसके निर्देश का उसके निर्देश का पालन करते हैं। यानी कौन बड़ा है? पद। यानी जिस जगह उसका पद है, जो स्थिति है, उसके अनुसार उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब मान लीजिए हम अगर विद्यालय प्रशासन से जुड़े बात करते हैं तो हम जब विद्यालय में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस पद को हम ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पे सबसे प्रभावशाली पद किसका है। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल का पद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है और बड़ी विनम्रता से हम उसके रूम में जाने की कोशिश करते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि उस पद पे वो प्रभावशील होता है और डर की वजह से नहीं जाते, जबकि वो कोई हमारे में से एक चुना हुआ व्यक्ति जाता है। लेकिन पद के हिसाब से वह प्रभावशाली होता है, यानी पद के अनुसार उसको नेतृत्व मिलता है और वह सारे समूह का नेतृत्व करने के उत्तरदायी होता है। तो सबसे पहले आता है पद पर आधारित नेतृत्व, यानी जैसे एक प्रिंसिपल जो पद पर, उचित पद पर आधारित है और उस पद को हम लोग उसके आदेश को मानने के लिए विवश है, तो हम बोलते हैं पद पर आधारित। अब दूसरा आते हैं व्यक्तित्व पर आधारित। तो व्यक्तित्व पर आधारित पद से क्या तात्पर्य है? नोट करिए, इस नेतृत्व में व्यक्ति के पास कोई पद नहीं होता है। नोट करिए, इस नेतृत्व में व्यक्ति के पास कोई पद नहीं होता है। वह अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण, वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ही नेतृत्व करता है। ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति यदि पद प्राप्त कर लेता है तो वह और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। नोट कर लिया? अब समझिए बात। यानी कुछ व्यक्तियों को
व्यक्तित्व के आधार पर नेतृत्व करने का गुण उनके अंदर विद्यमान होता है और समूह उसको अपना नेतृत्व करने वाला नेता चुन लेता है। मतलब किसी व्यक्तित्व को देखकर लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसके आदर्श को देखकर उससे प्रभावित होते हैं, उसके कार्य को देखकर उससे प्रभावित होते हैं। तो समूह के सदस्य के लोग उसको अपना नेता या नेतृत्व करने वाला गुण मान लेते हैं और उसको अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। अब जब उसको व्यक्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं तो उसको एक पद मिल जाता है कि यह व्यक्ति हमारा नेतृत्व करेगा। तो जब उसको अपने व्यक्तित्व के अनुसार जब पद मिल जाता है तो उस पद की प्रभावशीलता इसकी अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई एक व्यक्ति को पद मिलता है और एक व्यक्ति को व्यक्तित्व के अनुसार पद मिलता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। क्लियर हो गया बात को? यानी पद व्यक्तित्व के आधार पर नेतृत्व क्षमता मिलना। नेक्स्ट आएंगे कार्यों पर। तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं अपने कार्यों की क्षमता के आधार पर, यानी कि नोट करिए, नेतृत्व में व्यक्ति श्रम विभाजन के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट कौशल रखता है। भाई किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट कौशल रखता है, कार्य करने की क्षमता किसी क्षेत्र में उसकी ज़्यादा होती है तो लोग उससे ज़्यादा प्रभावशील होते हैं। तो लोग कहते हैं इस क्षेत्र के लिए फला व्यक्ति को चुन लिया जाए क्योंकि उसको इस क्षेत्र के बारे में नॉलेज है, इस क्षेत्र के बारे में उसको कौशल प्राप्त है, या वह इस विभाग को अच्छे से देख लेगा, यानी कार्यों की क्षमता के आधार पर। और विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति संबंधित कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक कर सकता है। अतः विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट कार्य में प्राप्त कुशलता के आधार पर नेतृत्व प्रदान कर दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि कार्यों के आधार पर उसको नेतृत्व प्रदान किया गया है। क्लियर हो गया? अब आते हैं गुणों के आधार पर नेतृत्व शैली। गुणों के आधार पर नेतृत्व शैली, शैलियाँ भी कई प्रकार होती है। और शैली क्या है? यानी प्रकृति, यानी किसी काम करने की किसी की क्या प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर शैलियों को विभाजित किया जाता है। यानी समाज में जो रचना है, समाज रूपी जो ढांचा है, उसके अनुसार व्यक्तियों की अपनी अपनी प्रकृति, अपनी अपनी शैलियाँ होती हैं कार्य करने की। और इन शैलियों के आधार पर हम व्यक्तियों में विभाजित करते हैं। तो पहला है आधिकारिक। इस आधिकारिक शैली, तो इस शैली का व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को करता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार, आधिकारिक अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को करता है। तो जब व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी कार्यों को करेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं निरंकुशता आ जाएगी, मोनोपोली आ जाएगी। तो जो अधिकारी रंग के लोग होते हैं वह कभी कभी अपने इच्छा अनुसार कार्यों को करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम आधिकारिक शैली। बोलते को डीएम हो क्या, जो तुम्हारी याद है उसको हम सुने। यानी किसी अधिकारी की बातों को मानने के लिए विवश जब हम हो जाते हैं तो हम बोलते हैं आधिकारिक शैली, यानी कि निरंकुशतावादी शैली। दूसरा है जनतंत्री शैली। तो जनतंत्री शैली से तात्पर्य यह है कि प्रजातांत्रिक देश में इसका आवश्यकता, इस शैली की आवश्यकता ज़्यादा है। इस शैली के जो लोग होते हैं वह आम लोगों से मिलजुल कर अपनी राय को रखते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, प्रबंध प्रक्रिया में संबंधित घटक को ध्यान रखते हैं, आयोजन करते हैं, कार्यों को ठीक प्रकार से विभाजित करते हैं और कार्यों को अपने समकक्ष लोगों में बांटकर उन कार्यों को करने का प्रयास करते हैं और ध्यान रखते हैं कि उन कार्यों से सबका हित हो। शिक्षक कार्य से लोग जुड़े इसी शैली में आते हैं। यानी इसमें जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है वह कहीं ना कोई सहयोग की भावना की क्षमता होती है। सहयोग के भावना के अनुसार वह शैली रखता है, यानी नेतृत्व करने की क्षमता को रखता है। नेक्स्ट है अहस्तक्षेप शैली। तो अहस्तक्षेप, मतलब हस्तक्षेप, यानी जिसमें हस्तक्षेप करते हैं, अहस्तक्षेप यानी जिसमें हस्तक्षेप नहीं करते। यानी इस प्रकार की शैली के अनुसार जो होता है सामान्यतः नेतृत्वहीनता आती है, यानी नेतृत्व करने की क्षमता उसमें कम नज़र आती है। भाई जब किसी कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी कार्य को आप नहीं बताएंगे आगे चलकर, तो हस्तक्षेप यानी आप कोई नेतृत्व की क्षमता को या तो कम है या तो आपकी नेतृत्व क्षमता को कोई मान
नहीं रहा है, अर्थात इसमें कहीं ना कहीं नेतृत्वहीनता की बात होती है। इस नेतृत्व का समूह पर नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि यह अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करता है और ज़बरदस्ती या इसी तरह अपने दफ्तर के कार्यों में उलझा रहता है, अपने फाइलों में उलझा रहता है और सोचता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जाकर अमुक कार्य को कर ले, जिससे कि वह अपने नेतृत्व को सक्षम नहीं मानता। व्यक्ति अपनी मनमानी से कार्य करता है और वास्तविक रूप से यह किसी प्रकार की शैलियों में नहीं आता, यानी कि मनमाने ढंग से कार्य करता है और जब उसके बातों को दूसरे को लोग नहीं सुनते हैं तो उसको बोलते हैं अहस्तक्षेप शैली। यानी इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह कहीं ना कहीं अपने में ही बिजी रहते हैं और अपनी कमियों को दूसरों को दिखाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। वह सोचते हैं कि हम ज़्यादा बिजी हैं, हम अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिसको जो काम करना हो अपने ढंग से करें। तो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता की बात यहाँ पर आती है। और दूसरा है पहला था गुणों के आधार पर नेतृत्वशैली और दूसरा है अनुगामियों के आधार पर। यानी कि अनुगामी यानी किसी के चीज़ों को लेकर चलना, अनुगाम यानी किसी को हम पीछे यानी फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं अनुगामी आधार पर। तो सबसे पहले आदर्शात्मक, यानी आदर्शात्मक मतलब किसी आदर्श को लेकर चलना, यानी किसी व्यक्ति के संगठन किसी व्यक्ति के आदर्शों को सर्वोच्च मानता है, यानी व्यक्ति के संगठन उस संस्था से जुड़े आशाओं को पूर्ण करता है। तो उसे हम कहते हैं कि आदर्शात्मक, यानी उसके आदर्श को संगठन के लोग फॉलो करते हैं और उसके व्यक्तित्व के अनुसार लोग उसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं हम आदर्शात्मक शैली। दूसरा है व्यक्तित्व, यानी कुछ लोग व्यक्तित्व पर अपने कार्यों को करते हैं, यानी व्यक्तित्व के आधार पर विपरीत स्थिति में भी अपने कार्यों को कर डालते हैं। इसको हम बोलते हैं आदर्शात्मक यानी व्यक्तित्व पर आधारित शैली। यानी किसी भी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति पूरे संगठन का नेतृत्व करता है और अपने व्यक्तित्व के आधार पर किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखता है, यानी किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने व्यक्तित्व के आधार पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति संगठन के लिए करता है। लास्ट पॉइंट है व्यवहारिक। तो व्यवहारिक से तात्पर्य है कि इसमें कम मध्यमवर्ती या मध्यस्थता की शैली भी कहा जाता है, इसे मध्यम या मध्यस्थता की शैली भी कहा जाता है। इस शैली में व्यक्ति और संगठन दोनों की अपेक्षाओं का ध्यान रखकर आपस में तालमेल बैठाने की बात की जाती है, यानी कि दोनों को समन्वय स्थापित करना होता है। यानी इस प्रकार की जो शैली होती है उसमें कहीं ना कहीं संगठन और जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसके बीच में सामंजस्य की स्थिति लाने की बात कही जाती है। यानी कि इस शैली में कहीं ना कहीं संगठन और संगठन से जुड़े लोगों के बीच और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के बीच सामंजस्य और सहयोग की भावना रखने की बात कही जाती है। तो आप इन शैलियों के माध्यम से समझ गए होंगे कि हम किस किन चीज़ों पर प्रकाश डालने की बात कर रहे हैं। यानी कि जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है वह कहीं ना कहीं अपेक्षित रूप से भावी नागरिकों का निर्माण करने की बात होती है। और नेतृत्व शैलियों से तात्पर्य है कि नेतृत्व शैलियों का ज्ञान होने से कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की क्षमता में विकास होता है। इसलिए हमें इन गुणों के आधार पर और अनुगामियों के आधार पर नेतृत्व शैली का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन व्यवहारों को जब तक हम अपने अंदर समायोजित नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे नेतृत्व क्षमता का विकास अपने अंदर नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे नेतृत्व के लिए हमें इन शैलियों को अपने ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम अच्छे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं या किसी समाज का या किसी संगठन का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस बात पर विशेष ध्यान देने वाली है कि नेतृत्व के प्रकार और नेतृत्व की शैलियों में किस प्रकार से सामंजस्य की स्थिति लाई जाए, जिससे कि हम नेतृत्व करने में अग्रसर हो सकें। तो आपको आज इस क्लास से स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि नेतृत्व यानी लीडरशिप क्या होती है। आपको लीडरशिप का अर्थ बताया, परिभाषा बताया और उसके प्रकार बताएं
और लीडरशिप के गुणों के आधार पर और अनुगामियों के आधार पर किस प्रकार की लीडरशिप की शैली होती है, किस प्रकार की नेतृत्व क्षमता की शैली होती है, उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।